नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा और न्यूजीलैंड में आज हम बात करेंगे जेएनयू की। उस जेएनयू की हम बात करने जा रहे हैं जिस जेएनयू में 9 फरवरी को राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हुई, राष्ट्र विरोधी नारेबाजी हुई, जिसको लेकर कई तरीके से सियासत भी देखने को मिली। जेएनयू कैंपस में राजनेता पहुंचते हैं, गद्दारों का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं एक सियासत के तहत किया जा रहा है। लेकिन अब इस बीच आपको हम बता दें कि कुछ वीडियो जो हैं वो सामने आए हैं, जो उस वक्त भी वो वीडियो सामने आए थे और इन वीडियोस को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब फॉरेंसिक लैब की जांच में इन सभी वीडियोस को सही पाया गया है। इसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये राजनेता जो उस वक्त जेएनयू कैंपस पहुंचे थे उन छात्रों का समर्थन किया था, या मैं तो ये कहूंगा उन गद्दारों का समर्थन किया था, तो क्या अब एक बार फिर से ये जेएनयू जाएंगे, उन गद्दारों का जिन्होंने इनसे समर्थन किया था, क्या उनसे वो माफी की मांग करेंगे और क्या ये राजनेता देश से भी माफी कर लेंगे या नहीं लेंगे? ये रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद हम चर्चा करेंगे आधे घंटे तक इसी विषय पर। मेरे साथ आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच से रहेंगे जितेंद्र खुराना जी। हिंदू जागरण अभियान चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये कहावत उस शख्स को कही जाती है जिसने हद से ज्यादा शर्मिंदगी भरा काम किया हो। लेकिन उन नेताओं पर यह कहावत भी छोटी नजर आती है जिन्होंने भारत के टुकड़े करने और आतंकियों की अमरता के नारे लगाने वालों की तरफदारी की। गांधीनगर से सर्टिफिकेट आ गया है, वीडियो लैब ने साफ कर दिया है। 9 फरवरी को दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगे थे। छात्रों और विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों ने अपने मोबाइल फोन में जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। वीडियो ये साफ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन की रोक लगाने के बावजूद विवादित प्रोग्राम किया गया और उसमें हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई। लेकिन हम पहले सवाल किस पर खड़ा करें? उन गद्दार छात्रों पर जो यहाँ की खाते हैं और दुश्मनों के हक में नारे लगाते हैं, या गद्दारी करने वाले छात्रों की पीठ थपथपाने वाले नेताओं पर? जेएनयू कांड के बाद कुछ खास सियासी दलों में ओलंपिक दौड़ देखी गई। इन पार्टियों के आला नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ गई। हांफती हुई सांसों के साथ ये जेएनयू पहुंचे और देशद्रोही नारे लगाने वालों के पक्ष में जमकर गीत गाए। बोलने की आजादी पर लंबे लंबे भाषण दिए। सत्ता की भूख में अंधे हुए नेताओं ने कहा नारेबाजी के वीडियो से छेड़खानी की गई है। लेकिन जिन्होंने भी ये किया है हम उनके साथ हैं, वो आगे बढ़ें और इसी तरह बढ़ते रहें। इस कांड के बाद दम खो चुका वामपंथ अचानक जवान हो उठा। कन्हैया को सिर पर बिठाकर राज्यों के विधानसभा चुनाव में खूब घुमाया गया। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने भी चक्कर लगाए, लेकिन कन्हैया केजरीवाल को ही घन चक्कर बना गए। कांग्रेस को तो मानो बैठे बिठाए सत्ता मिलने का रास्ता दिख गया। लेकिन अब क्या, जब ये साफ हो गया है कि जेएनयू में राष्ट्रद्रोह किया गया, हिंदुस्तान को खंड खंड करने के नारे लगाए गए, क्या उसी फुर्ती से एक बार फिर ये नेता जेएनयू जाएंगे और गद्दारों को गाली देकर देश से माफी मांगेंगे? सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो बिल्कुल यही आज हमारी चर्चा का विषय है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति की गई, सियासत की गई। लेकिन अब जो ये 4 वीडियोस जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको सही पाया गया है फॉरेंसिक लैब की जांच में। ये बिल्कुल सही पाया गया है कि हाँ, वहाँ पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हुई, वहाँ पर राष्ट्र विरोधी नारेबाजी हुई है। इसको लेकर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो राजनेता हैं जो उस वक्त अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, क्या ये अब देश से माफी मांगेंगे? और क्या जिस तरीके से उमर खालिद और कन्हैया कुमार को ये बचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है, क्या इसके लिए भी वो देश से माफी मांगेंगे? और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जितेंद्र खुराना जो कि हिंदू जागरण अभियान से ताल्लुक रखते हैं।
मौजूद हैं स्टूडियो में। जितेंद्र खुराना जी, किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि जो जांच में पाया गया है, जो जांच में बात निकलकर सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि हाँ, वहां पर जो नारेबाजी हुई है वो राष्ट्र विरोधी थी और कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो हैं वो वहां पर उस वक्त चरम पर थीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अभी स्क्रीन पर मेरे नाम के साथ जो हिंदू जागरण मंच लिखा जा रहा है, इसको ठीक करें, ये हिंदू जागरण अभियान है। चलिए, पहले भी आपके यहाँ गलतियाँ हुई हैं ऐसे 2-3 बार, हिंदू जागरण अभियान करें। दूसरी बात, जेएनयू की घटना, जिन लोगों के नाम, जिन छात्रों के नाम इस घटना, इन वीडियो से जुड़े हुए आए, उन सब ने ये, और उनके समर्थकों ने भी ये कहा कि वह नारे तो लगे हैं लेकिन भारी व्यक्तियों ने लगाए हैं। इस घटना के बाद कम से कम मेरे 3 बार मैं जेएनयू गया हूँ जी। और अभी मैं बताऊंगा, जेएनयू में मैंने एक भगवती और रामनवमी पूजा कराई, उसका भी वहाँ विरोध हुआ। ये लेफ्ट के स्टूडेंट्स के द्वारा वहाँ विरोध हुआ भगवती पूजा का, दिल्ली में, मतलब जहाँ पे 80 करोड़ हिंदू रहते हैं। अभी नारे तो वहाँ लगे जी। आप, एक आश्चर्य नहीं होता कि सभी जितने भी नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों या सीताराम येचुरी हो या डी राजा हो या केजरीवाल जी हो, इन सबका एक ही एजेंडा रहा कि निर्दोषियों छात्रों को फंसाया जा रहा है। इन लोगों का जो फोकस होता है वो देशद्रोह करने वालों पे नहीं है कि भाई, जब आपके सामने बड़ी बात क्या है कि देशद्रोह के नारे लगना है, ये बड़ी बात, ये ज्यादा बड़ी बात है कि ये इनाम आ रहे हैं। भाई, देशद्रोह हुआ है, कहना ये चाहिए कि देशद्रोहियों को बख्शा ना जाए, लेकिन इनका फोकस ये हो गया। और जबकि ये वीडियोस आए, ये क्लियर कट वीडियोस आए, उस दिन जो न्यूज चैनल डिबेट्स हुई, उन्होंने उसमें भी माना कि हाँ जी, हमने अफजल गुरु का साथ दिया, बिल्कुल। और जो उस दिन उनकी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने पर्चा बांटा, उन्होंने माना ये हमारा पर्चा है कि अफजल गुरु का जुडिशियल किलिंग था जी। वो ये तो मान लिया ना उन्होंने कि जो चीज उन्होंने मान ली, अफजल गुरु, उनका एक पैम्फलेट था जो जेएनयू में बटा चिपका सब कुछ हुआ, उसमें उन्होंने माना है। उस दिन न्यूज चैनल हुई है, उसमें उमर खालिद और वो लेनिन को मार, उन्होंने माना कि हाँ ये जुडिशियल किलिंग थी। तो अब बाकी का रह गया, आप लोग उन्हीं का तो साथ दे रहे हैं ना, जो ये कह रहे हैं कि जुडिशियल किलिंग हुई थी दिल्ली, भारत के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, जिसने इतने वर्ष इतना साथ दिया और सब कुछ उसका क्लियर कट हुआ। ये आया कि उस व्यक्ति का पूरा इन्वॉल्वमेंट था और आप लोग उसको मर्डर करार दे रहे हैं और उन्हीं का समर्थन करने लगे हैं। ये बड़ी शर्म की बात थी और इनका राजनीतिक नुकसान, इनको बहुत लंबे समय तक इन नेताओं को इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी जी अगर तक ये बात पहुंच रही हो, वो हमेशा ये कहते हैं कि वो बड़े बलिदानी परिवार से हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए अवसर था कि मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। सूर्य प्रकाश जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार अगर जांच करवाती है कुछ वीडियोस की, 7 वीडियोस की वो जांच करवाती है, जिसमें वो कहती है कि 3 जो वीडियो हैं उनके साथ टेम्परिंग की गई है, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन जब यही जांच सरकार के द्वारा की जाती है, करवाई जाती है, तो उसमें पाया ये जाता है कि किसी तरीके की कोई टेम्परिंग नहीं हुई है और चारों के चारों जो वीडियो हैं वो बिल्कुल सही हैं। जी अमित जी, पहले तो हमें ये देखना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने और जो केंद्र सरकार ने जो टेप भेजी उनकी संख्या कितनी थी। दोनों टेपों की संख्या अलग अलग है ना। तो ये तय करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो टेप थी वो है कितनी। कुछ टेप स्वाभाविक है कि उसकी टेपिंग हुई थी और उसके साथ छेड़छाड़ किया गया था। तो अब जो नंबरों का खेल है वो हमें पहले समझ लेना चाहिए कि वास्तव में टेप है कितने और उन टेपों में क्या कुछ वास्तविक घटनाओं को जो शूट किया गया है या कुछ छेड़छाड़ वाले हैं। ये एक जांच का विषय है और ये मुझे लगता है कि शायद पहले हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर देश विरोधी नारे लगे हैं। कुछ वीडियोस तो मतलब है ही बिल्कुल ठीक है और ये जांच से भी साबित हो गया है अमित जी। चलिए, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जितेंद्र खुराना जी, हिंदू जागरण अभियान से वो ताल्लुक रखते हैं, कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं। जितेंद्र जी। प्रोफेसर साहब, अभी जब दिल्ली सरकार ने वीडियोस भेजे थे तो ये बात आई थी कि 7 वीडियोस उन्होंने ऑथेंटिसिटी के लिए भेजे हैं और उन्होंने उनके में ये था कि 2 वीडियो जो हैं वो उनसे छेड़छाड़ हुई है, 5 ठीक हैं। तो जहाँ तक गणना की बात है, दिल्ली सरकार का तो था कि भाई 7 है। अब ये क्लियर नहीं हो पाया कि उन्होंने 7 भी जो भेजी हैं वो कौन सी हैं और जो 2 जो भेजी हैं पैरेटेड हैं वो कौन सी हैं।
अभी ये इसका कोई क्लियर नहीं, लेकिन 5 सहित दिल्ली सरकार ने भी माना है कि 5 वीडियोस पूरी तरह ठीक हैं। तो एक बात मैं आपका ये ध्यान लेना चाहता हूं, लेकिन अब ये बात है कि ये सारे वीडियो सामने भी आना चाहिए कि ठीक वीडियो कौन से हैं, इस पर मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। जी, मेरा भी यही मानना है कि जो भी वीडियो है वो जो ठीक है वो आने चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने अगर अपनी ओर से देखिए तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट क्या इतनी लापरवाही कर सकती है कि वो फेक टाइप की वीडियो भेज रही है? अगर ऐसा करती तो दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी तरह से समाज को या जनता को गुमराह करने की कोशिश ना ही दिल्ली सरकार की ओर से की जानी चाहिए, ना ही किसी और सरकार की ओर से करनी चाहिए। जनता को स्पष्ट बताना चाहिए कि एक्चुअल वीडियो है क्या, और उन वीडियो में जिन लोगों ने नारे लगाए वो लोग कौन थे। एक बात प्रोफेसर साहब, मैं एक बात आपसे एक और मैं ध्यान ले लेना चाहता हूँ, वो ये कि जिस दिन 9 फरवरी की घटना घटी उसके बाद कई समाचार चैनलों पे ये जो लोग थे, उमर खालिद, उसमें लेनिन कुमार, ये विभिन्न चैनल्स के ऊपर डिबेट्स में बैठे हुए थे। तो उस दिन जो उन्होंने मीटिंग कराई थी अफजाल गुरु के समर्थन में, और एक उन्होंने पैम्फलेट जो बांटा था और चिपका हुआ था जेएनयू की दीवारों पे, तो ये तो उन्होंने माना कि हाँ भाई हाँ अफजाल गुरु के समर्थन में हमने मीटिंग कराई है, ये कार्यक्रम हमने एक बैठक, ये तो माना है। इसमें तो जो चीज वो मान चुके हैं उसमें तो कोई संदेह है नहीं ना। और वो कह रहे हैं कि अफजाल गुरु का जुडिशियल किलिंग था। जहां तक जो चीजें वो मान चुके हैं, जो सारे जग के सामने है, इतना तो वो मान ही चुके हैं। तो हाँ, इस पर तो मैं ये देशद्रोह है या नहीं है? अफजाल गुरु के समर्थन में ये तो देशद्रोह है ही है ना। जी 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 हाँ, बिल्कुल। तो मान चुके, वो मामला तो न्यायालय में ऑलरेडी चल ही रहा, उसके मामले पे तो राजद्रोह के मुकदमे भी चले और मीडिया भी इसमें दो फाड़ में हो गई। देखने में आया कि कुछ मीडिया समूह जो है उनके समर्थन में उतर आए, कुछ विरोध में थे, ये स्पष्ट देखने को आया है। लेकिन बहरहाल जो मामला है वो टेप का है। अब टेप के मामले में दिल्ली गवर्नमेंट ने किस तरह की भूमिका निभाई है, ये भी एक जांच का विषय है कि भाई उसको जांच लेना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार के टेप हो और चाहे राज्य सरकार के टेप हो। उन टेपों की जांच कर ले और उसके बाद वो पब्लिक के बीच, जो समाज के बीच लाना चाहिए कि टेप क्या था। आप पार्टी के नेता जो आशुतोष, हाँ, आशुतोष कुमार, जितेंद्र जी मैं आपका सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर सूर्यप्रकाश जी, मेरा आपसे सवाल यह है, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं तो आपसे मैं जानना ये जरूर चाहूंगा, क्या ये आप मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आए हैं और अब ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई है कि हाँ वहाँ पर इस तरीके के नारे लगे हैं, तो क्या ये माना जाए कि जेएनयू में लेफ्ट विचारधारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई नज़र आ रही है, हावी हो गई है? क्या आप ये मानते हैं? हावी क्या, मुझे तो लगता है कि देखिए हर एक विश्वविद्यालय में एक अलग विचारधाराएं चलती। बात सिर्फ जेएनयू की नहीं है, जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या दिल्ली में बैठा है इसलिए उभर के आपको लगता है कि यहाँ एक विशेष तरह की विचारधारा है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि बहुत सारे भारत के अंदर विश्वविद्यालय हैं जहाँ किसी विशेष आइडियोलॉजी के लोग जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे चीजें बढ़ जाती हैं। ये एक मतलब हालांकि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में या विश्वविद्यालय में इस तरह के वातावरण मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। एकेडमिक वातावरण होना चाहिए, उसको राजनीतिक या विचारधाराओं से थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रायोगिक या व्यवहारिक जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, ये जामिया में भी है, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही है, ये बाकी सारे विश्वविद्यालय में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करती रहती है। और जैसे सरकार बदलती है या ये चीजें बदलती है तो विचारधाराएं बदलती है। ये स्वाभाविक है कि जेएनयू एक वामपंथियों का या लाल सलाम का एक उनका गढ़ रहा है और उस पर वो कब्जा किए हुए हैं। और उसमें अगर, लेकिन फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्तमान में जिस तरीके से एबीवीपी भी अपनी सक्रियता बढ़ाई है, उनके कैंडिडेट जीत रहे हैं, तो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि नहीं जेएनयू बिल्कुल वामपंथियों का ही गढ़ है। अगर ऐसा होता तो शायद एबीवीपी अपनी वहां पे झंडा नहीं गाड़ पाती। तो कहीं ना कहीं बाकी विचारधाराएं भी हैं, लेकिन ये है कि कोई मजबूत पोजीशन पे है, कोई कमजोर पोजीशन पे है, ये मेरा मानना। और ये आमतौर पर सभी विश्वविद्यालय में होता रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है भारत के लिए। बिल्कुल। जितेंद्र जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार के विषय में प्रोफेसर साहब ने बात करी। दिल्ली की सरकार, ये आप पार्टी के नेता आशुतोष जी खुद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं और उनकी बातों से तो यही लगता है कि वो खुद भी वामपंथी हैं। कभी कई न्यूज़ चैनल्स पे उन्होंने खुद ये माना कि भाई मैं खुद जेएनयू से पास आउट हूँ, और वो अपने वक्तव्यों में इन छात्रों के समर्थन में ही नजर आए। मतलब एक तरीके से प्री ऑक्यूपाइड थॉट जो है
अभी वीडियोस ऑथेंटिक आई, क्या आई, कौन सी आई, कितनी आई है तो मालूम है, कौन सी आई ये तो उन्होंने साइड में कर दिया, लेकिन वो उनके समर्थन में ही एक प्रकार से नजर आए, क्योंकि वो अभी जो केंद्र सरकार है उसके विपक्ष में है। तो वो समझ लीजिए कि दो विपक्ष एक दूसरे के साथ मिलकर के मित्रता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इसमें कोई देशद्रोही बात तो नहीं हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि प्रोफेसर साहब की बात से मैं भी सहमत हूँ कि वीडियोज ये अभी तक किसी न्यूज चैनल ने भी प्रयास नहीं किया कि जो दिल्ली सरकार ने भेजी ये वीडियोस कौन से हैं जो दो गलत पाए गए हैं और 5 सही कौन से हैं। ये बात, ये इस विचार को, इस चर्चा को दोबारा उठना चाहिए मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठाए भी कौन से गलत हैं और सही कौन से हैं, सही कौन से हैं। ये जब आप वो टेप प्रकरण चल रहा था तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स अपने अपने टेप या अपने अपने फुटेज को वास्तविक करार दे रहे थे। यहाँ तक कि वो वीडियो एडिटर को लेके बैठे हुए थे, साउंड रिकॉर्डिस्ट को लेके बैठे हुए थे और वो जस्टिफाई कर रहे थे कि उनके पास ही एक्चुअल वीडियो है और पता नहीं वो कौन से वीडियो उन्होंने उठाए थे। तो ये बात मीडिया प्रोफेसर साहब ये बात उठी क्यों, ये बात उठी क्यों? क्योंकि कुछ वामपंथी विचारधारी पत्रकारों ने ये खेल खेला, ये कह करके कि भाई ये इसमें कुछ वीडियो पायरेटेड है। और मैं आपको चैनल्स के मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक चैनल ने पूरा कार्यक्रम चलाया, लेकिन दूसरे एक चैनल ने जो उसने पूरा दिखाया कि उस चैनल ने कौन सी गलती करी है, कौन सा वीडियो दिखाया कि जो पायरेटेड है, और वो जो पायरेटेड भी दिखाया है वो अगले दिन का है, अगले, यानी कि वो दोनों साथ अगले दिन जो भी है वो दोनों साथ खड़े हैं, जिसमें वो कन्हैया कुमार और उमर खालिद हैं, जिसमें वॉइस ओवर किया गया है, वॉइस ओवर। दूसरा देखिए, शुरुआत में तो ये होता ही है, हर एक क्लेम करता है कि हमारा ये है। जब ये बात उठ गई है तो अब ये एजेंसीज और लॉ का मतलब है, अब जब सरकार ने कहा है तो उनका जिम्मेदारी बनती है ना। ये जिन्होंने ये कहा है कि वीडियो पायरेटेड हैं, वही लोग ये कह रहे हैं कि 2 गलत हैं, तो दिखा क्यों नहीं रहे? बात तो ये है, उन्होंने तो वीडियो दिखा दी अपनी कि हमारी ये वीडियो ठीक है, अब आपने कहा गलत, तो दिखाइए कौन सी। तो कमी तो उनकी तरफ से ही रह रही है ना, जो कहने हैं कि वीडियो गलत है। हाँ, लेकिन अभी हमें ये भी देख लेना चाहिए कि ये जो 4 वीडियो की पुष्टि हुई है वो वीडियो है कौन से। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सहमत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सूर्य प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से इस मसले को लेकर राजनीति की गई उस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसकी आड़ में कन्हैया जो है वो भविष्य का एक बहुत बड़ा नेता भरकर सामने आएगा। ऐसा कुछ नहीं। आप इससे कितना सहमत है? ऐसा कहा जा रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, आप इससे कितना सहमत हैं? क्योंकि केजरीवाल से मुलाकात वो करते हैं, लालू यादव के पैर वो छूते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए? एक तरफ वो कहते हैं कि उन्हें राजनीति नहीं करनी है, राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं है, दूसरी तरफ वो राजनेताओं से मुलाकात करते हैं। जी, मुझे जो लगता है कि कन्हैया जिस स्टैंड को उठाए हुए हैं, और देखिए क्या है कि न्यूज कवरेज हो जाना या अचानक से किसी खबर को लेकर आप सुर्खियों में आ जाते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि अचानक से आप राष्ट्रीय नेता हो जाए, आपको पॉपुलैरिटी कुछ समय के लिए मिल जाती है, लेकिन भारत में चुनाव उस पॉपुलैरिटी के आधार पे नहीं लड़ा जाता। अभी चुनाव अगर वो लड़ेंगे भी तो किस पार्टी से लड़ेंगे, कौन सी पार्टी उसको स्वीकार करेगी, और क्या वो उस स्टैंड पे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं कि आप राष्ट्रीय नेता बन गए हैं और आपको लगातार आपको कवरेज मिल गया। ये एक विषय था, उस विषय पे चर्चा हुई, बहुत दिनों तक लंबा चर्चा चली और तमाम चैनलों और अखबारों में और खबरें ये चलती रही। तो ये एक अलग इश्यूज है, लेकिन आप पॉलिटिकल नजरिए से देखेंगे तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत बड़े राजनेता बन गए हैं। आपको जमीनी उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बुनियाद खड़े करने होंगे और फिर आप कहीं जाकर के चुनाव के संबंध में जीतने की सोच सकते हैं। तो भारत में जिस स्थितियों में चुनाव लड़े या लड़ाए जाते हैं उस स्थिति में कन्हैया मुझे नहीं। बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी, शुक्रिया आपका, शायद आपका फोन भी कट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। ठीक कह रहे थे। हाँ, अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, हाँ, देखिए मैंने अब तक जो कन्हैया को देखा, ये व्यक्ति, एक होता है क्रिकेट में टर्म होती है हिट विकेट, ये व्यक्ति हिट विकेट होगा। इसके बाद भी कहीं, अभी आप देखिए थोड़े दिन, अभी 10 दिन पुरानी खबर है, जब जेएनयू के प्रशासन ने, जो कमेटी बैठी, उन्होंने जो पनिशमेंट लगाई है और आर्थिक दंड लगाया है और कुछ स्टूडेंट्स को रस्टिकेट किया है। आपको पता ही अनशन में बैठे थे, कन्हैया कुमार भी अनशन में बैठे थे। मालूम है आपको क्या हुआ? बैठते तो हैं नारा लगा के आमरण अनशन का, और कितने दिन में अनशन तोड़ा कन्हैया कुमार ने? सरेंडर किया ना। क्या ये बात कितनी दूर तक जाएगी?
देखिए, नाम तो उछाला उनके सपोर्टर्स ने, जो नेता वहां के गए उनके कारण कन्हैया कुमार का नाम थोड़ा सा मीडिया में चढ़ गया। लेकिन जब व्यक्ति खुद चढ़ता है तो खुद ही नीचे छलांग मार दे तो फिर वो क्या करेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि मैं आमरण अनशन में जा रहा हूं और 5 दिन में जो है हालत खराब हो जाए और डॉक्टर कि डॉक्टरों के कहने पर मैंने अपना अनशन तोड़ दिया। तो डॉक्टर ने तो पहले भी कहा था। और आमरण अनशन होता क्या है, आपने हार मान ली। तो क्या ये मानने की आपको नौटंकी थी? नौटंकी थी नहीं, वो शुरू से नौटंकी नहीं थी, व्यक्ति में लड़ने की काबिलियत नहीं है। आप कितना मतलब मजाक हो रहा है क्या? अगर गांधी जी कहते हैं मैं आमरण अनशन कर रहा हूं और 5 दिन में जो है वो लोटपोट हो जाते हैं तो। और मैंने, हालांकि मैं एबीवीपी से नहीं हूं, लेकिन मैं बताऊं एबीवीपी की छात्राएं, उसमें एक छात्रा है एमी सोनकर, मैं वहां गया, मैंने उनको देखा, उनकी कमिटमेंट, उनके जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, एक उनके नेता हैं प्रतीक रॉय, एक इनके नेता हैं राहुल झा, काफी कम, वो संख्या में कम है। मैं एक बार एक चीज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, अरे इस सारी घटना के हीरो ये 10-15 छात्र हैं। आप सोचिए कि सैकड़ों वामपंथी थे, 10 लोग बाहर के थे, इन सबको हिलाया किसने? किसने हिलाया? इन सबकी पूरे को हिला के रख दिया इन 10-15 एबीवीपी के छात्रों ने। मतलब इनको तो सैल्यूट करना चाहिए, इनको तो मतलब एबीवीपी या बीजेपी और आरएसएस के लोगों को सम्मान करना चाहिए। इन 10 लोगों ने मीडिया को बुलाया और किया, और ये 10 लोग आप मान के चलिए 1000 लोगों का विरोध कर रहे हैं। तो जितेंद्र, ये है भारतीयता। बिल्कुल जितेंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से अब ये वीडियो जो है वो सही पाए गए हैं, आपको लगता है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, लालू हो, नीतीश हो, जिस तरीके से इनका सबका समर्थन वो कर रहे थे, इन सभी को अब देश से माफी मांगनी चाहिए? पहले वीडियो सामने आए और ये लोग बाध्य हो जाएंगे माफी मांगने के लिए। वीडियो सामने आए, ये लोग बाध्य हो जाएंगे। ये मुद्दा आप जैसे रेस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल्स के हाथ में आया है, आप इसको कृपया कैरी करें। उन वीडियोस को लेकर एक बार वीडियो वो सामने आए तो फिर इनसे पूछे जाके कि हाँ भी अब आपका क्या कहना है। बिल्कुल जितेंद्र जी, समय की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और इस विषय पर आपने चर्चा की। लेकिन सवाल जिसका तस अभी भी बना हुआ है, हालांकि जांच अभी भी चल रही है, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि क्या अगर ये जांच और आगे बढ़ती है और सभी वीडियोस, बाकी और भी जो वीडियोस रह गए हैं जिनकी जांच करना बाकी है, अगर वो वीडियोस भी इसी तरीके से सही पाए जाते हैं, तो क्या ये राजनेता देश से माफी मांगेंगे? क्या एक बार फिर से ये जेएनयू जाएंगे? और क्या वहां मौजूद जो गद्दार हैं, क्या उन गद्दारों को ये गाली देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और इसका हम सभी को इंतजार भी है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद।